बाकी का पता नहीं। कोई नहीं, स्टार्ट। फर्स्ट जो थ्योरी करनी होती है बच्चे आईआर में, वो है आपका रियलिज्म। ठीक है ना, यही है ना इंटरनेशनल रिलेशंस में। तो जो फर्स्ट थ्योरी है बच्चे, वो है रियलिज्म। ठीक है, और जो रियलिज्म है बच्चे, ये जस्ट एकदम अपोजिट है बच्चे किसका, आइडियलिज्म्स के बच्चे। ठीक है ना, तो जो आईआर की आइडियलिस्ट थ्योरी है बच्चे, उसके जस्ट अपोजिट जो आईआर की आईआर में जो थ्योरी यूज होती है बच्चे, या अप्रोच जो यूज होता है, वो रियलिस्टिक्स अप्रोच है बच्चे। और रियलिज्म्स के अंदर बच्चे जो रियलिस्टिक अप्रोच है बच्चे, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है बच्चे। मतलब जो रियलिज्म्स है बच्चे, या जो रियलिस्ट अप्रोच है बच्चे, जो रियलिस्ट अप्रोच है बच्चे, ठीक है ना, इस ये जो अप्रोच है बच्चे, ठीक है ना, स्टेट सेंटर्ड अप्रोच है बच्चे। ठीक है ना, इसमें स्टेट को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाएगा बच्चे, पावर को इंपॉर्टेंस दिया जाता है बच्चे रियलिस्टिक्स के अंदर। थर्ड, नेशनल नेशनल जो इंटरेस्ट है बच्चे, नेशनल इंटरेस्ट को भी इम्पोर्टेंस दिया जाता है बच्चे। यानी जो रियलिस्टिक्स अप्रोच है बच्चे, ठीक है ना, इसमें पावर, नेशनल इंटरेस्ट और सिक्योरिटीज बच्चे। ठीक है, जब भी हम इंटरनेशनल बिहेवियर को स्टडीज करेंगे बच्चे, जब भी मुझे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को स्टडीज करना है बच्चे, तो ड्यूरिंग द स्टडीज हम स्टेट को इम्पोर्टेंस देंगे बच्चे, पावर को स्टडीज किया जाएगा, नेशनल इंटरेस्ट एंड सिक्योरिटीज बच्चे। ठीक है ना, ये रियलिस्टिक्स अप्रोच के कोर है बच्चे। ठीक है ना, मतलब रियलिस्टिक्स अप्रोच में तुम पावर को भी स्टडीज करते हो बच्चे, नेशनल इंटरेस्ट को भी स्टडीज करोगे, और जो सिक्योरिटीज है बच्चे, इसको भी स्टडीज की जाती है बच्चे। यानी जो पूरी रियलिस्टिक्स अप्रोच है बच्चे, अगर इसके अकॉर्डिंग ये पूछा जाए कि ह्यूमन बिहेवियर कैसा है बच्चे, तो ये रियलिस्टिक्स अप्रोच के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बिहेवियर है बच्चे, वो सेल्फिश है। और दूसरा बच्चे ये बोल सकते हो कि जो ह्यूमन बिहेवियर है बच्चे, गेन द पावर, जो ह्यूमन बिहेवियर है वो पावर गेन करना चाहता है बच्चे, उसे ज्यादा से ज्यादा पावर चाहिए। पावर क्यों चाहिए? पावर उसे इसलिए चाहिए क्योंकि पावर होगा तो ही वो अपने गोल को क्या कर सकता है, अचीव कर सकता है। तो किसी स्टेट के पास पावर होगा बच्चे, तभी वो स्टेट अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकता है। अगर पावर नहीं है तो उस स्टेट को नेशनल इंटरेस्ट फुलफिल करने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा बच्चे। तो अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक्स बच्चे, ठीक है ना, जो पॉलिटिक्स है बच्चे, उस पॉलिटिक्स में तुम्हें फॉर अ पावर स्ट्रगल दिखेगा। तो रियलिस्टिक्स भी ये मानता है कि पॉलिटिक्स में पावर के लिए क्या है, एक तरह का स्ट्रगल है बच्चे। और ये पावर जो स्ट्रगल है, ये ह्यूमन बिहेवियर के वजह से बच्चे। क्यों बिहेव? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है वो क्या है, सेल्फिश। तो सेल्फिश बिहेवियर में क्या होता है, वो ज्यादा से ज्यादा पावर को क्या करना चाहता है, गेन करना चाहता है। तो उसे ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए, पावर चाहिए बच्चे। ठीक है, क्लियर है बच्चे इतनी चीजें? तो जो तुम्हारे नोट्स है बच्चे, उसमें देखो लिखा भी है गया है रियलिज्म से कि मैन इज अ बेसिकली सेल्फिश कॉन्फ्लिक्ट इन द सोसाइटीज are inequitable state which are human beings, the different communities, all the nature, self-centered and mainly interested in their own survival and security. The conflict becomes the inevitable among the state बच्चे।
जो ह्यूमन बिहेवियर है ना बच्चे, वो सेल्फ सेंटर्ड है बच्चे। हर कोई ना अपना सर्वाइवल, अपनी एग्जिस्टेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा। तो हर कोई अगर ये सोच रहा है कि मेरा सर्वाइवल और मेरा एग्जिस्टेंस बच्चे, तो ये क्लियर है कि उनके बीच में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा बच्चे। तो अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक्स जो है बच्चे, अकॉर्डिंग टू अगर रियलिस्टिक्स अप्रोच देखते हैं तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका रीजन ह्यूमन बिहेवियर। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर जो है बच्चे वो सेल्फिश है बच्चे। एंड द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटीज एंड डिफेंस ऑफ द मोस्ट वाइटल कंसिडरेशन ऑफ एवरी स्टेट बच्चे। तो रियलिस्टिक्स अप्रोच में ना बच्चे, नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अगर तुम्हें किसी कंट्री की, कोई कंट्री है बच्चे, अगर उस कंट्रीज का तुम्हें नेशनल इंटरेस्ट समझ में आ जाए कि इस कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट क्या है, तो उस कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज को इजीली अंडरस्टैंड किया जा सकता है और उसकी फॉरेन पॉलिसीज का एक काउंटर आप तैयार कर सकते हैं इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। अगर आपको नेशनल इंटरेस्ट क्लियर नहीं हुआ उस कंट्रीज का, तो आप उसकी फॉरेन पॉलिसीज को भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, क्योंकि जो फॉरेन पॉलिसीज होती है बच्चे, डिपेंड ऑन द नेशनल इंटरेस्ट। किसी भी कंट्री की जो फॉरेन पॉलिसीज होती है बच्चे, वो नेशनल इंटरेस्ट पर क्या होती है, डिपेंडेंट होती है बच्चे। तो किसी कंट्री का जो रिप्रेजेंटेटिव्स है वो आपके साथ किस तरीके का टॉक करेगा ना, ये पूरा डिपेंड करता है नेशनल इंटरेस्ट पे बच्चे। तो अगर आपको नेशनल इंटरेस्ट क्लियर है तो उस कंट्रीज की फॉरेन पॉलिसीज को आप इजीली क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं और उसका एक क्या कर सकते हैं, काउंटर तैयार कर सकते हैं बच्चे, जो आपकी कंट्रीज की फॉर सिक्योरिटीज के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है और कंट्री के डेवलपमेंट के लिए भी काफी हेल्पफुल हो सकता है बच्चे। क्लियर है बच्चे? तो ये चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखना है बच्चे, ठीक है ना? क्लियर है चीजें? तो ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर है सृष्टि? क्लियर है सृष्टि इतनी चीजें? ठीक है। दूसरी चीजें बच्चे, इंटरनेशनल रिलेशंस में तुम्हें, ठीक है ना, कोई अथॉरिटीज नहीं है बच्चे, ठीक है ना। इंटरनेशनल रिलेशन में किसी भी तरह की अथॉरिटीज जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशन जो है वो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एग्जिस्ट नहीं करते हैं बच्चे। इसलिए बच्चे, नेशन जो स्टेट होते हैं बच्चे, वो अपने अकॉर्डिंग अपने को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं बच्चे। हर कंट्रीज अपने को अपने तरीके से रेगुलेट करेगा बच्चे, क्योंकि जहां वर्ल्ड गवर्नमेंट या गवर्नमेंट होता है बच्चे, वहां गवर्नमेंट जो है वो लोगों को क्या करती है, रेगुलेट करती है बच्चे। लेकिन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस नहीं है बच्चे, तो हर कंट्रीज अपने को अपने तरीके से क्या करती है, रेगुलेट करती है बच्चे। तो ये चीज भी देखने को मिलेगा बच्चे वहां पे। तो हर कंट्रीज, ठीक है ना, उस इंटरनेशनल जो रिलेशन है या इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है बच्चे, वो पूरी तरह का किस तरह का नेचर हो सकता है, वो एनार्किस्ट नेचर है बच्चे। पूरा नेचर जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, वो क्या है, एनार्कीज है। क्यों एनार्कीज है? क्योंकि वहां पे वर्ल्ड गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं करते हैं बच्चे। तो जहां पे वर्ल्ड गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जैसे इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, तो उस इंस्टीट्यूशंस को हम लोग एनार्किज्म्स बोलते हैं। वो एनार्किज्म्स इंस्टीट्यूशंस माना जाता है बच्चे, एनार्की इंस्टीट्यूशंस माना जाता है। क्लियर है चीज? तो ये चीज भी ध्यान में रखना है। उसके बाद तुम्हारे नोट्स में जहाँ पे रियलिज्म्स को डिवाइड किया गया है बच्चे, क्लासिकल रियलिज्म्स, नियो क्लासिकल रियलिज्म्स, कंटेम्प्रेरी रियलिज्म्स, जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल रियलिज्म्स भी बोलते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो कंटेम्प्रेरी रियलिज्म्स को तुम स्ट्रक्चरल रियलिज्म्स भी बोल सकते हो। क्लियर है बच्चे ये चीज? अब इसमें अकॉर्डिंग टू बच्चे, जैसे मैकावली जो है बच्चे, वो भी क्या करता है, ह्यूमन बिहेवियर को क्या करता है, एक्सप्लेन करता है बच्चे, कि ह्यूमन बिहेवियर इज अ सेल्फिश। तो नेशनल इंटरेस्ट को बच्चे, जो नेशनल हमारा इंटरेस्ट है बच्चे, और नेशनल इंटरेस्ट को प्रोसीड करने वाला जो ऑफिसर्स होता है बच्चे, जो नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए काम कर रहा है, उस ऑफिसर्स में लायन और फॉक्स दोनों की क्या होनी चाहिए, क्वालिटीज होनी चाहिए बच्चे, अकॉर्डिंग टू मैकाउलिस। तभी आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल कर सकते हैं बच्चे। अगर आप में
लायन और फॉक्स की क्वालिटीज नहीं है बच्चे, यानी जो फॉरेन पॉलिसीज पे काम कर रहा है ना बच्चे, जो फॉरेन पॉलिसीज को रन करा रहा है, जिस ऑफिसर्स के थ्रू फॉरेन पॉलिसीज रन हो रही है, उसमें दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए बच्चे, लायन की भी क्वालिटीज होनी चाहिए और फॉक्स की भी क्वालिटीज होनी चाहिए बच्चे, तभी वो इसको अचीव कर सकता है। अगर उसमें ये दोनों क्वालिटीज नहीं है बच्चे, तो वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को अचीव नहीं कर पाएगा। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है बच्चे। जैसे राजा में क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, लायन की भी क्वालिटीज होनी चाहिए और फॉक्स की भी क्वालिटीज होनी चाहिए बच्चे, ठीक है ना। क्योंकि कुछ ऐसे लोग आपको मिलेंगे जिनके लिए, जिनको कंट्रोल करने के लिए पावर की जरूरत नहीं होती है बच्चे, क्लेवर होना पड़ता है उनसे अपने आप को बचाने के लिए और अपने आप को निकलने के लिए बच्चे। अब यूक्रेन जो है बच्चे, वो रसिया से तो लड़ तो नहीं सकता है, जीत तो नहीं सकता है, क्योंकि एक्चुअली उसके पावर क्या है, कम है, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू रियलिज्म्स, किसी भी कंट्रीज को फॉर सिक्योरिटीज किसी भी दूसरी कंट्रीज पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। कब सिचुएशंस आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएंगी पता नहीं चलेगा। यानी यूक्रेन के पास जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स थे बच्चे, वो रसिया के कहने पर उसे सरेंडर नहीं करने थे। अगर आज उसके पास न्यूक्लियर वेपन्स होते, तो रसिया की इतनी हिम्मत भी नहीं होती कि वो उसके साथ लड़ता। तो जितने भी यूक्रेन के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स थे, उसने रसिया के बातों में आकर सारे न्यूक्लियर वेपन्स अपने क्या कर दिए, रसिया को वापस कर दिए। और रसिया ने ये गारंटी दी कि मैं तुम्हारी क्या करूंगा, तुम्हें पूरी तरीके से क्या करूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा और सिक्योर करूंगा। आज वही कंट्री से क्या कर रहा है, लड़ रहा है बच्चे। तो कभी भी अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक्स, कभी भी आपको किसी भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होना फॉर अ सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज को लेकर कभी भी किसी दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए। इसलिए मैकाउलिस ने क्या बोला कि आपकी खुद की आर्मी होनी चाहिए, रेंटेड आर्मी भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, तो आपके पास खुद की क्या होनी चाहिए, एक डिफेंस होनी चाहिए। अगर रेंटेड डिफेंस है, तो पता नहीं कौन हाई पे कर दे, और वो डिफेंस आपकी जो फोर्स है, वो कब आपके अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये चीजें भी हमें समझनी होती है बच्चे। इसमें कई चीजें बताई गई हैं बच्चे, कि जैसे अकॉर्डिंग टू रियलिज्म तुम देखोगे बच्चे, जो स्मॉल स्टेट वेयर ऑलवेज एट द रिस्क ऑफ द बीइंग डोमिनेटेड बाय द बिगर। अकॉर्डिंग टू रियलिज्म हर समय छोटा स्टेट जो होता है वो आपके लिए रिस्क हो सकता है। इसलिए जो वहां का पावरफुल स्टेट होता है ना बच्चे, उसका डोमिनेशन होना बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल रियलिज्म बच्चे। आपके कंट्रोल में वो स्टेट होना चाहिए। अगर वो आपके कंट्रोल में स्टेट नहीं है, तो कभी भी स्टेट आपके लिए प्रॉब्लम्स राइज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल्स, चीन अगर पावरफुल स्टेट हो, सॉरी तिब्बत अगर पावरफुल स्टेट होता और खुद को अगर वो प्रोटेक्ट कर पाता, तो हमारे इंडिया और चीन के बीच में बॉर्डर डिस्प्यूट भी नहीं होते। क्लियर है, समझ में? तो ये क्लासिकल रियलिज्म से, इसीलिए तुम देखोगे बच्चे कि हमें भूटान के समय एकदम पूरी तरह से जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज थी वो काफी चेंज हो गई, क्योंकि हमें पता था कि भूटान को अगर एक्सटर्नल सपोर्ट इंडिया के द्वारा अगर नहीं दिया जाएगा, तो वो खुद अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है। तो उसकी जो फॉरेन पॉलिसीज होती है वो इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू क्या होती है, गाइडेड होती है। और जो उसकी पूरी सिक्योरिटीज है बच्चे, वो भी किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंडियन गवर्नमेंट के। इसीलिए बच्चे, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल स्टेट कब आपके लिए प्रॉब्लम्स कर सकते हैं, ठीक है ना, कब? इसीलिए जो स्मॉल स्टेट होते हैं बच्चे, उन पर जो पावरफुल स्टेट होता है ना, उसका एक डोमिनेशन होनी चाहिए और एक उनकी उस पर एक हेजोमोनी होनी बहुत जरूरी है फॉर अ योर प्रोटेक्शन बच्चे, फॉर अ सेल्फ स्टेट प्रोटेक्शन। ये बहुत जरूरी होती है हमारे लिए। एंड निकोलस जो मैकेवलीज है बच्चे, द रूलर ऑफ द स्टेट मस्ट कंबाइन द क्वालिटी ऑफ लायन एंड फॉक्स बच्चे। मतलब जो स्टेट है बच्चे, स्टेट का जो रूलर है, उसमें ये दोनों क्वालिटीज होनी चाहिए बच्चे, फॉक्स और लायन दोनों की क्वालिटीज होनी चाहिए बच्चे। अगर आप अपने स्टेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आप अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना चाहते हैं, तो आप में दोनों की क्वालिटीज बहुत जरूरी है बच्चे, ठीक है ना। क्योंकि जो लॉयन है बच्चे, वो किसको प्रेजेंट करता है, पावर को। और फॉक्स जो है बच्चे, प्रेजेंट द क्लेवरनेस बच्चे, ठीक है ना। फॉक्स को पता है बच्चे कि भेड़, जो गडेरिया है, जब जाल बिछाएगा ना, तो फंसना तो पक्का ही है, तो कैसे उससे निकला जाए, ये फॉक्स को पता है बच्चे। उसी तरह से ग्लोबल पॉलिटिक्स में भी है बच्चे, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में
कौन आपके लिए जाल बिछा रहा है ये पता नहीं, आपसे मीठी मीठी बातें भी कर रहा है और पता नहीं कब आपको नुकसान पहुंचा दे। तो उस कंडीशन में आप अपने आप को कैसे निकालेंगे, ये क्वालिटी होनी जरूरी होती है एक फॉरेन डिप्लोमेट्स में बच्चे। क्योंकि अमेरिका में बैठकर या रसिया में बैठकर बात कौन कर रहा है, नरेंद्र मोदी तो बात कर नहीं रहे हैं, या एस जयशंकर तो बात नहीं कर रहे होंगे। वहां जो बात करने वाला इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स है बच्चे, जो हमारा डिप्लोमेट्स है, उसमें ये क्वालिटी होनी बहुत जरूरी है बच्चे। अगर उसके अंदर ये क्वालिटी नहीं है ना, तो फिर वो आपके कंट्रीज को नुकसान पहुंचा सकता है, खुद अपनी कंट्रीज को नुकसान पहुंचा सकता है। तो काफी मतलब, और दूसरी चीजें बच्चे, अकॉर्डिंग टू रियलिज्म, जो रियलिज्म है बच्चे ना, जो रियलिस्टिक अप्रोच है बच्चे, ठीक है ना, ये मॉरलिटीज, ठीक है ना, और नॉन लॉजिकल फैक्ट्स को ये कभी एक्सेप्ट नहीं करते हैं बच्चे। यानी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में मॉरलिटीज अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक्स कुछ होता ही नहीं। मतलब ये लोग नैतिकता जैसी चीजों को इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। अगर आप मॉरलिटीज को लेकर साथ चलेंगे, ठीक है, बहुत अगर अधिक आप मॉरल होंगे तो आपको नुकसान हो जाएगा बच्चे। जैसे इंडियन फॉरेन पॉलिसीज में नेहरू ज्यादा आइडियलिस्ट हुए, तो ज्यादा आइडियलिस्ट होने की वजह से क्या हुआ कि इंडिया को ही नुकसान हुआ, चाइना ने हमारी कुछ जमीनें छीन ली हमसे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा मॉरल नहीं होना चाहिए। अगर बहुत अधिक आप मॉरल होंगे तो प्रॉब्लम्स आपके लिए क्रिएट होगा बच्चे। कश्मीर का प्रॉब्लम उसी दिन सॉल्व हो गया होता है बच्चे, ठीक है ना, अगर वो यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं ले जाते तो, ठीक है ना, इंडियन आर्मी खाली करा लेती। पाक ऑक्युपाइड जब बाकी का एरिया खाली हो चुका था, तो थोड़ा सा तो एरिया बचा हुआ था, उसको भी इंडियन गवर्नमेंट चाहती तो खाली करा सकती थी बच्चे। तो वहां पे चीजें क्या है, समझ रहे हो इस बात को, कि जो रियलिस्टिक्स अप्रोच है बच्चे, जो रियलिस्टिक्स अप्रोच होता है बच्चे, रियलिस्टिक्स अप्रोच है बच्चे बेस्ड ऑन द लॉजिक एंड एक्सपीरियंस, ठीक है ना। रियलिस्टिक्स अप्रोच में लॉजिक और एक्सपीरियंस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है बच्चे। मॉरलिटी इज नॉट मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, वहां मॉरलिटी जो है वो कोई इंपॉर्टेंस रखती ही नहीं है बच्चे। और रियलिस्टिक्स अप्रोच जो है बच्चे, इंपॉर्टेंस द पावर, जो रियलिस्टिक्स अप्रोच है बच्चे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देगी, पावर को बच्चे। और स्टेट जो है वो हर समय किसके लिए काम कर रहा है, फॉर अ पावर। तो जब स्टेट पावर के लिए काम करता है बच्चे, तो बिटवीन द कंट्रीज आपको स्ट्रगल दिखेगा, कंफ्लिक्ट दिखेगा, क्योंकि हर कंट्रीज फॉर अ पावर के लिए काम कर रहे हैं बच्चे। और अगर आपके पास पावर है बच्चे, तो आप नेशनल इंटरेस्ट को इजीली क्या कर सकते हैं, फुलफिल। पावर का मतलब समझ में आ रहा है, पावर क्या होता है। अगर पावर को डिफाइन करना हो तो कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे। पावर और फोर्स दो अलग टर्म्स होते हैं बच्चे। पॉलिटिकल साइंस में पावर का यूज होता है बच्चे। तो पॉलिटिकल साइंस के अकॉर्डिंग पावर क्या है बच्चे, या तुम लोगों को अगर पावर को डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे आप पावर को। पावर का मतलब ये होता है बच्चे, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी मेरी जो इच्छा है, मेरे जो विल है, मेरी जो एक सोच है, उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी इच्छा को दबा के अपने इच्छा के अनुसार काम लेना क्या होता है, पावर होता है बच्चे। फॉरेन पॉलिसीज में यही होता है बच्चे। जो डिप्लोमेट्स होता है बच्चे, अगर वो पावरफुल है बच्चे, तो इजिली अपने अनुसार आपसे काम लेना शुरू कर देगा बच्चे। तो जहां पे पावर का मतलब ये हुआ कि मैं जैसा चाहता हूं और वैसे तुम्हारे बिहेवियर में एक चेंजेस दिख रहा है मुझे, तो आई एम अ पावरफुल, मैं पावर है मेरे पास। पावर का मतलब यही होता है कि मैं जैसा चाह रहा हूं वैसा आपसे करा पा रहा हूं, ये क्या होता है, पावर होता है बच्चे। इसी तरीके से बच्चे, अगर कोई स्टेट पावरफुल है तो अपने नेशनल इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए दूसरी कंट्री को जैसे चाहेगा ना वैसे काम ले लेगा उससे। ये होता है पावर बच्चे। मतलब अपनी इच्छा के अनुसार काम करना ही क्या है, पावर है बच्चे, ठीक है ना। तुम्हारा मन है कि मैं ये करूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं जो चाहता हूं वो आप करो, ये क्या हुआ, पावर। ठीक है, तो पावर, लेजिटिमेसी एंड क्रिएट द अथॉरिटीज बच्चे। फोर्स में जनरली क्या होता है बच्चे, जब भी फोर्स होता है
तो उसमें डिफेंस के तौर पे फोर्स को देखा जाता है। जब फोर्स का यूज किया जाता है बच्चे, तो कंटिन्यू फोर्स का यूज होना चाहिए बच्चे। मतलब एक बार आप फोर्स का इस्तेमाल करिए और पूरी तरह से खत्म कर दीजिए, ठीक है ना। कि फोर्स रोक रोक के नहीं, अगर आप फोर्स का यूज कर रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है कि आपके अगेंस्ट ये कुछ लोग खड़े हैं, तो वहां पे जब फोर्स का यूज होता है, तो जब तक वो फिनिश्ड ना हो जाए तब तक आपको फोर्स कंटिन्यू लगा के रखना होता है, रोक रोक के नहीं कि ब्रेक कर, अभी दो थप्पड़ मारते हैं, फिर कल दो थप्पड़ मारेंगे, फिर परसों नहीं। फोर्स का मतलब होता है कि एक बार डाला तो पूरी तरह से खत्म कर दिया, ये क्या है फोर्स है बच्चे। जैसे अमेरिका अगर उतरा इराक में, तो इराक को ही खत्म कर दिया, लो कुछ टाइम लगेगा तुम्हें खड़ा होने। अफगानिस्तान में उतरा तो अफगानिस्तान में खत्म ही कर दिया। सीरिया में उतरा तो आईएसआई को पूरा खत्म कर, इसको फोर्स बोलते हैं बच्चे, ठीक है। तो अगर मेरे पास पावर है बच्चे, तो मैं इजीली अपने नेशनल इंटरेस्ट को क्या कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ बच्चे। यानी राष्ट्रीय हित जो है बच्चे, जो नेशनल इंटरेस्ट है ना, ये डिपेंड करता है पावर के ऊपर, ठीक है ना। चाइना अपनी बातें मनवा लेगा क्योंकि वो पावरफुल है। और पावर का मतलब यहाँ पे बच्चे, जैसे क्लासिकल जो रियलिज्म्स है, वहां पे पावर का मतलब होता है आर्मी, डिफेंस। लेकिन प्रेजेंट टाइम में पावर का मतलब सिर्फ आर्मी नहीं है बच्चे। पावर काफी एक ब्रॉड वर्ड हो चुका है बच्चे, काफी ब्रॉड एक कंसेप्ट है। पावर में इकोनॉमी भी आती है, आर्मी भी आता है, आपका पॉपुलेशन भी आता है, आपका जोग्राफिकल साइज भी आती है, आपका टेरिटोरियल बाउंड्रीज कहाँ कहाँ तक है बच्चे, प्रेजेंट द पावर। ये सारी चीजें किसको प्रेजेंट करती है, पावर को प्रेजेंट करती है। तो विदाउट पावर नेशनल इंटरेस्ट अचीव नहीं होगा। तो अगर नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करना है, तो आपके पास क्या होना चाहिए, पावर होना चाहिए बच्चे, ठीक है। और इसीलिए बच्चे हर स्टेट, चाहे वो छोटा स्टेट हो बच्चे या कोई बड़ा स्टेट हो बच्चे, फॉर अ स्ट्रगल वो कर रहा है किसके लिए, पावर के लिए। उसे पावर चाहिए बच्चे, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या चाहेगा, पावर चाहिए बच्चे। अब जो कंफ्लिक्ट है बच्चे, अगर इनसे पूछोगे ना कि रियलिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है चलो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कंफ्लिक्ट है, तो उस वर्ल्ड पॉलिटिक्स के कंफ्लिक्ट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, तो रियलिस्टिक कहेंगे कि पावर ऑफ बैलेंस होना चाहिए। पावर ऑफ बैलेंस क्रिएट करके हम क्या कर सकते हैं, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में कंफ्लिक्ट क्रिएट कर सकते हैं बच्चे। कंफ्लिक्ट को क्या किया जा सकता है, रिड्यूस किया जा सकता है। दो वर्ड यूज होता है बच्चे, एक तो तुम्हारा कंफ्लिक्ट होता है और एक वार होता है बच्चे। जब वार होगा तो लोग मारे जाते हैं बच्चे, कन्फ्लिक्ट में लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता है बच्चे। कन्फ्लिक्ट में हिंसा नहीं है, वायलेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन वार में वायलेंस होता है बच्चे, यही डिफरेंसेस होता है कॉन्फ्लिक्ट एंड वार में बच्चे। कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी तरह का वायलेंस नहीं होगा, यहाँ आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस होने की वजह से आपस में लोग लड़ रहे हैं। अगर वायलेंस भी होगा तो छोटा मोटा होगा, एक लोग मारे जाएंगे, दो लोग मारे, मतलब जहां पे हजार से कम लोग मारे जा रहे हैं, उस सिचुएशन को कन्फ्लिक्ट बोलते हैं। और जहां पे हजार से ज्यादा लोग मारे जा रहे हैं, फिर वो सिचुएशन आपका वार है, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल लॉज, ठीक है। तो ग्लोबल रियलिस्टिक्स के जो रियलिस्टिक्स अप्रोच है बच्चे, इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कन्फ्लिक्ट है, और कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का तरीका रियलिस्टिक्स अप्रोच बोलता है कि क्या होना चाहिए, पावर ऑफ बैलेंस। पावर ऑफ बैलेंस का मतलब कुछ पावरफुल कंट्रियों को ग्लोबल पॉलिटिक्स में आप इंपॉर्टेंस दीजिए, वो क्या करेंगी, इन्वॉल्व होंगी और उस कन्फ्लिक्ट को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे बच्चे। तो पावर ऑफ बैलेंस, जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले पावर ऑफ बैलेंस में मल्टीपोलर सिचुएशन था बच्चे, ठीक है। ब्रिटेन भी था, फ्रांस भी था, इटली भी था, ये सारे पावरफुल कंट्रीज थे। जैसे ही कोई कंफ्लिक्ट क्रिएट होता था, कूद पड़ते थे, प्रॉब्लम रिजॉल्व। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से बाईपोलर सिचुएशन आ गया बच्चे, दो यूएस और यूएसएसआर बच्चे, ठीक है। तो ये दोनों तरफ से कूदा। लेकिन बाईपोलर सिचुएशन में ना पावर ऑफ बैलेंस क्रिएट नहीं हो पाता है पूरी तरह से। मल्टीपोलर में पावर ऑफ बैलेंस जो होगा वो क्रिएट होगा। तो अगर पेपर में आया बच्चे कि अकॉर्डिंग टू रियलिस्टिक्स अप्रोच कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व कैसे किया, ठीक है, कोई नहीं। कन्फ्लिक्ट को अगर हमें रिड्यूस करना है, तो हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे बच्चे, थ्रू द पावर ऑफ बैलेंस। यहाँ पे क्या यूज होगा बच्चे, पावर ऑफ बैलेंस का यूज किया जाएगा बच्चे, ठीक है ना। यानी पावर ऑफ बैलेंस के थ्रू कन्फ्लिक्ट को ये लोग, कन्फ्लिक्ट खत्म नहीं होगा बच्चे। कन्फ्लिक्ट जो है वो आइडियोलॉजिकल है बच्चे, क्योंकि ह्यूमन नेचर डिफरेंट है बच्चे।
हर ह्यूमन का नेचर डिफरेंट है। अभी कंफ्लिक्ट साइलेंट हो सकता है बच्चे कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर वो रिक्रिएट हो जाएगा बच्चे। क्यों? क्योंकि ह्यूमन नेचर जो है ना बच्चे वो सेल्फिश है। अभी एक तुम्हारा ना कोई एक चीज की तुम्हें रिक्वायरमेंट थी, वो रिक्वायरमेंट जैसे ही फुलफिल हो तो कुछ टाइम तक तुम साइलेंट रहोगे, तुरंत दूसरे आपके नीड्स और रिक्वायरमेंट क्या हो जाते हैं, ओरिजिनेट हो जाते हैं, और फिर आप एक स्ट्रगल शुरू करते हो, फिर कंफ्लिक्ट शुरू होता है। तो कंफ्लिक्ट का कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है बच्चे। हाँ, पावर ऑफ बैलेंस ये हो जाएगा, क्योंकि देखो कंफ्लिक्ट का ही मैक्सिमम और हाईएस्ट जो स्ट्रेस है ना बच्चे, वही क्या है, वार है। कॉन्फ्लिक्ट का हाईएस्ट जो स्ट्रेस है ना, कॉन्फ्लिक्ट अगर बहुत हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया तो कन्वर्ट हो सकता है वार में। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल करने के लिए हमें इन लोगों का कहना है कि पावर ऑफ बैलेंस होना चाहिए बच्चे, ठीक है ना, पावर ऑफ बैलेंस। ठीक है ना, पावर ऑफ बैलेंस का फॉर्म करके हम, ठीक है ना, कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं बच्चे, ठीक है। और जो रियलिस्टिक्स अप्रोच है बच्चे, ठीक है ना, मतलब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, रियलिस्टिक्स अप्रोच की कोशिश यही थी कि हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक एंड लॉजिकल बनाए। लॉजिकल एंड साइंटिफिक बनाना पर्पस था बच्चे रियलिस्टिक्स अप्रोच का बच्चे, ठीक है ना। तो ये चीजें थोड़ी सी तुम लोगों को ध्यान में रखनी है अकॉर्डिंग टू द रियलिस्टिक्स बच्चे। अब कुछ रियलिस्टिक्स थिंकर हैं बच्चे, जैसे कौटिल्य, थ्यूसीडाइस, ठीक है ना, जिन्होंने द पेलोपिनियंस वार है बच्चे, मैकाउली का द आर्ट ऑफ वार तुम देख सकते हो, हॉब्स का लेवियाशन है बच्चे, द प्रिंस है मैकाउलिस का, द स्टेट ऑफ वार जो है वो रूसो का है बच्चे, ई एच कार जो मॉडर्न रियलिस्टिक्स थिंकर है बच्चे, अगर नहीं है तो ऐड कर लो, थिंकरों के नाम तुम्हें पता होना चाहिए बच्चे, जैसे थ्यूसीडाइस बच्चे, द पेलोपिनियंस वार, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है बच्चे, ठीक है ना, मैकाउली का द आर्ट ऑफ वार, हॉब्स का लेवियाथन, हॉब्स का लेवियाथन है बच्चे, द स्टेट ऑफ वार जो है वो रूसो का है बच्चे, द स्टेट ऑफ वार, उसमें हो सकता है नो हो, ठीक है, तो कहीं लिख लो। एंड द 20 ईयर्स क्राइसिस, ई एच कार की है बच्चे, द 20 ईयर क्राइसिस, ई एच कार जो है बच्चे उन्होंने 20 ईयर्स क्राइसिस लिखी है बच्चे, ठीक है। इसके अलावा और भी रियलिस्टिक थिंकर हैं बच्चे, जैसे रोनाल्ड नेबुर, रोनाल्ड नेबुर जो है बच्चे ये भी रियलिस्टिक थिंकर हैं, निकोलस स्पाइकमैन, निकोलस स्पाइकमैन बच्चे, जॉर्ज कैनन, जॉर्ज कैनन बच्चे, किसिंजर, हेनरी किसिंजर जो है बच्चे ये भी एक तरह से आपके रियलिस्टिक थिंकर हैं बच्चे, हेनरी किस, हेनरी किसिंजर, ठीक है। और क्लासिकल रियलिज्म्स में ही बच्चे हम लोग, ठीक है ना, हैंस जे मार्गेनथाउस को भी रखते हैं बच्चे, ठीक है ना। तो जो मार्गेनथाउस है बच्चे वो भी आपका क्लासिकल रियलिज्म्स के अंदर आते हैं बच्चे, पेपर में उनकी बुक्स पूछी जा सकती हैं बच्चे, ठीक है ना। तो देखो बुक्स लिखी हुई नोट्स में, पॉलिटिकल अमंग द नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस बच्चे, है नोट्स में या नहीं, है या नहीं है इसमें, हाँ? यहाँ पे लिख लो बच्चों उसमें, पॉलिटिकल अमंग द नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस, पॉलिटिकल्स अमंग नेशंस, द स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। सेकेंड है बच्चों साइंटिफिक
मैन वर्सेस पावर पॉलिटिक्स। थर्ड है बच्चे इन डिफेंस ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट। ठीक है। फोर्थ है पर्पस ऑफ अमेरिकन पॉलिटिक्स। द पर्पस ऑफ पॉलिटिकल। इसको ना पेज 1 2 3 करके ना इसको क्लिक करके शेयर करना। रियलिज्म से ही बच्चे और स्कैन कर सकते हो तो स्कैन करके पीडीएफ। साक्षी लिख लिया बच्चे। ठीक है तुम इधर बाहर से अगर शेयर नहीं करते कैसे। हो पाएगा या नहीं।